साथियों, जय मंडल। आज हम आपसे मंडल कमीशन की जो शेष सिफारिशें हैं जिन्हें अब तक लागू नहीं किया गया है, उन पर चर्चा करने के लिए आप सभी के समक्ष मुखातिब हूँ। इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है जिसको ओबीसी कहा जाता है, उस ओबीसी को जो अधिकार आज़ादी के बाद मिल जाने चाहिए थे, वे अधिकार 1993 में देश आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारतीय गणतंत्र बना, 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। और भारतीय गणतंत्र में जो आर्टिकल 340 जिसके जरिए पिछड़ी जातियों को विशेष अवसर या पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करके और कौन कौन समूह वर्ग इस देश में पिछड़े हैं सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से, इस बात का आकलन करने के लिए जो भारत के संविधान में आर्टिकल 340 था, उस आर्टिकल 340 को लागू होने में 15 अगस्त 1947 से 1993 इतना लंबा समय भारत के संविधान के एक आर्टिकल को लागू होने में लग गया। और जो विषय हमारा था कि जो शेष मंडल कमीशन की सिफारिशें हैं, जो सामाजिक न्याय आंदोलन मंच ने आज ये वैचारिक विमर्श रखा जिस मुद्दे पर, तो केवल एक दो सिफारिशें और उनको भी एक तरह से लकवाग्रस्त करके हम कहेंगे जो लागू किया गया किन्हीं परिस्थितियों में। बाकी जितनी सिफारिशें थीं बीपी मंडल जी द्वारा सुझाई गई मंडल आयोग में, उन सिफारिशों में से बाकी सारी की सारी सिफारिशें आज भी उसी तरीके से बिना लागू किए रद्दी की टोकरी में डाले रखा गया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इसके पहले बहुत सारी चर्चाएं हुई, जिन चर्चाओं में बातें आई भी हैं कि आर्टिकल 340 को किस तरीके से लागू किया जाए। इसके लिए प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेलकर के नेतृत्व में 29 जनवरी 1953 को भारत की सरकार ने गठित किया। और उस पहले पिछड़ा वर्ग आयोग ने काका कालेलकर के नेतृत्व में जो 11 सदस्यीय था, उस 11 सदस्यीय काका कालेलकर आयोग ने 30 मार्च 1955 को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को दिया। और उसमें जो मोटा मोटी 4-5 चीजें कही गई थी, आज जिस चीज की संसद के अंदर हो हल्ला हुआ, तमाम बातें आई और जब जब जनगणना का इशू आता है तब तब वो बात उठती है। काका कालेलकर ने अपनी रिपोर्ट में उसी समय कहा था कि 1961 की जो जनगणना है उसको जातिवार कराई जाए। जो पहले पिछड़ा वर्ग आयोग की जो पहली सिफारिश थी, वो काका कालेलकर ने कहा था कि 1961 की जनगणना जातिवार कराई जाए। उसके बाद उन्होंने जो अन्य चीजें कहा कि सभी जात की स्त्रियों को उन्होंने ओबीसी माना था। और फिर उन्होंने मेडिकल और इंजीनियरिंग में, काका कालेलकर ने मेडिकल और इंजीनियरिंग में 70% जो उनका ओबीसी जिसका उन्होंने आकलन किया था, उसके लिए 70% रिजर्वेशन की सिफारिश मेडिकल और इंजीनियरिंग में किया था। प्रथम श्रेणी में 25%, द्वितीय श्रेणी में 33.33% और तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में 40% रिजर्वेशन की वकालत काका कालेलकर ने किया था। लेकिन उसको तत्कालीन भारत सरकार ने, पंडित नेहरू ने उसको लागू नहीं किया। उसके बाद एक लंबा कालखंड बीता और आर्टिकल 340 पर, ओबीसी के सवाल पर कोई बहस इस देश के अंदर लंबे समय तक नहीं हुई। 1977 में जब नई सरकार जनता पार्टी की गठित हुई तो फिर से ये मांग उठी कि काका कालेलकर की रिपोर्ट को, आर्टिकल 340 को लागू किया जाए। तो पंडित मोरारजी देसाई उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई साहब ने कहा कि वो रिपोर्ट पुरानी हो गई है, अब एक नई रिपोर्ट लेनी पड़ेगी कि इस समय इस देश के अंदर ओबीसी कौन कौन लोग हैं, उनको कौन कौन सी सहूलियतें दी जाए। और उसके लिए 1 जनवरी 1979 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल जी के अध्यक्षता में 6 सदस्यीय मंडल आयोग या दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। और दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग ने 31 दिसंबर 1980 को अपनी रिपोर्ट, जनता पार्टी की सरकार जाने के बाद अपनी रिपोर्ट इंदिरा गांधी जी को, जो उस समय प्रधानमंत्री थी, उस समय के गृह मंत्री को, उस समय भारत सरकार को उन्होंने सौंपा। और उस रिपोर्ट में जो मोटा मोटी लगभग 40 सिफारिशें, बीपी मंडल साहब ने लगभग 40 सिफारिशें अपने 2 वर्ष के पूरे कार्यकाल में पूरे देश को घूमने के बाद, पूरे देश का भ्रमण करने के बाद बीपी मंडल जी ने 40
सिफारिशें इस देश की जो पिछड़ी जातियां हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, जो ओबीसी समुदाय है, उसकी सहूलियत के लिए, उसको विशेष अवसर देने के सिद्धांत को लागू करने के लिए मोटा मोटी 40 सिफारिशें उन्होंने किया। और उन 40 सिफारिशों में 1-2 सिफारिशें ही लागू हुई और उसके लिए भी कितना खून खराबा हुआ इस देश के अंदर हमने देखा है। आप सभी ने देखा है, जो लोग 1990 के आंदोलन में, मंडल आंदोलन के समय मंडल लागू होने के बाद जो लोग भी उस समय इस स्थिति में थे कि युवा थे या वृद्ध थे, उन लोगों ने देखा उस समय कि किस तरीके से इस देश को जलाने का काम, इस देश को मंडल कमीशन के खिलाफ उकसाने का काम इस देश के, चाहे वो राजनीतिक दल हों, चाहे वो बुद्धिजीवी हों, पत्रकार हों, इन सभी ने किया। तो भारत के संविधान के एक आर्टिकल को लागू करने के विरोध में पूरा देश 1990 में जब 7 अगस्त को घोषणा किया तत्कालीन वीपी सिंह की सरकार ने, और उसकी अधिसूचना 13 अगस्त 1990 को जब जारी किया, तो अधिसूचना जारी होने के बाद, घोषणा होने के बाद पूरे देश के अंदर तूफान आ गया। और उस समय कांग्रेस के नेता राजीव गांधी जी थे, बीजेपी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी थे। इन लोगों ने देश के संसद से लेके और सड़क तक मंडल कमीशन के खिलाफ उकसाने का काम किया, आंदोलन चलाने का काम किया। और जो मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू न होने पाए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दाखिल कर दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दाखिल होने के बाद 16 नवंबर 1992 को एमएच कानिया के नेतृत्व में, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, तत्कालीन चीफ जस्टिस थे, एमएच कानिया जी ने सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुनाया बहुमत के आधार पर, जिसमें एक नया क्लास जोड़ दिया जो मंडल कमीशन की सिफारिश में और भारत के संविधान में नहीं है, क्रीमी लेयर को जोड़ करके, और उन्होंने कहा कि इसको लागू किया जाए। भारत की सरकार ने 8 सितंबर 1993 को इसको लागू करने की सूचना जारी किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 16 नवंबर 1992 को ही फैसला सुना दिया। तो 8 सितंबर 1993 को केंद्र की सरकार ने इसको लागू करने का निर्णय लिया और देश के सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्रीमी लेयर जोड़ दिया, जो बिल्कुल एक नई अवधारणा थी, जो हमारे संविधान में नहीं, और मंडल कमीशन की जो सिफारिश है उस सिफारिश में नहीं। जो हमारा आर्टिकल 340 कहता है कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ों को विशेष अवसर दिया जाए, विशेष सहूलियतें दी जाए, उसमें उन्होंने आर्थिक आधार जोड़ दिया। जबकि आर्थिक आधार पर आरक्षण, आर्थिक आधार पर विशेष रियायत देने का कोई प्राविधान भारत के संविधान में नहीं है। लेकिन हमारे पिछड़े वर्ग के बुद्धिजीवियों ने, हमारे पिछड़े वर्ग के राजनीतिज्ञों ने इस पर कोई आवाज नहीं उठाया और उसके साथ जोड़ दिया गया, ये जोड़ दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि क्रीमी लेयर की अनिवार्यता के साथ, क्रीमी लेयर की बाध्यता के साथ जो मंडल कमीशन की एक रिपोर्ट जो वीपी सिंह ने लागू किया था, 27% सरकारी नौकरियों में आरक्षण, उसको लागू किया जाए। अब जो इस देश के पिछड़ी जातियों को प्रमाण पत्र बनता है वो क्रीमी लेयर में आच्छादित नहीं है, ऐसा लिख करके उनका प्रमाण पत्र बनता है। और आज की तारीख में भी इतनी बड़ी जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण, जो भारत के संविधान के इतर, जो देश की संसद में वर्तमान सरकार ने पारित किया, सवर्ण गरीबों को आरक्षण देने का, आर्थिक आधार पर सवर्ण गरीबों को आरक्षण देने का, आज जातिवार जनगणना 2011 में हुआ कि कराई जाएगी, पास हो गया, संसद राज्यसभा सब जगह से नहीं हुआ, फिर सदन में ये सारे सवाल उठे, लेकिन फिर से जातिवार जनगणना का हमको लगता है कि 2021 में भी अब कितनी सफलता मिलती है, उम्मीद नहीं है कि 2021 की जनगणना जातिवार होगी, इसलिए कि कल ही खुल जाएगी। 15% आबादी को 10%, आखिर आपने एक तरफ 52% पिछड़े वर्गों को आप कहते हैं कि कौन सा आंकड़ा है कि इनको 52% या 50% की सीमा बढ़ा दी जाए और इनको 52% आरक्षण दिया जाए, इनको 27% ही दिया जाए। तो आखिर कौन सा आंकड़ा है कि कौन सवर्ण कितनी आबादी उसकी है कि उसको आपने 10% आरक्षण दे दिया, 15% जिसकी आबादी है उसको 10% आरक्षण, और 52% जिसकी आबादी है उसको 27% रिजर्वेशन। तो जातिवार जनगणना आप कराएंगे नहीं। काका कालेलकर ने अपनी रिपोर्ट में 1961 की ही जनगणना जातिवार कराने की मांग की थी, सिफारिश की थी। बीपी मंडल ने भी इस बात की सिफारिश की कि जातिवार जनगणना कराई जाए, जिससे ये क्लियर हो सके कि कौन कौन से वर्ग और समूह इस देश के अंदर, उनकी आबादी कितनी है और वो किस क्षेत्र में कितना उन्होंने तरक्की किया है, कितनी उन्होंने उन्नति पाई है। तो इसकी गणना नहीं कराई जाएगी। और इस देश के अंदर भारत के संविधान में जिस चीज का प्राविधान नहीं था
कि आर्थिक आधार पर इस देश में आरक्षण दिया जाएगा, आर्थिक आधार पर किसी को विशेष अवसर दिया जाएगा। देश की संसद ने 10% आर्थिक आधार पर गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण दे दी और वो तत्काल लागू हो गया। अभी मध्य प्रदेश के अंदर 27% आरक्षण लागू नहीं है, उस पर कोर्ट स्टे कर देता है, लेकिन पूरे देश के अंदर एक साथ 10% सवर्ण आरक्षण लागू कर दिया गया, जो आर्थिक आधार पर कहा गया कि सवर्णों को आरक्षण दिया जा रहा है। मंडल कमीशन की जो सिफारिशें हैं, मंडल कमीशन की सिफारिशें आज की तारीख में केवल 2-3 लागू हैं। एक 27% सरकारी नौकरियों में आरक्षण आपने कर दिया, उसमें भी कितनी चालाकी, 69,000 शिक्षक भर्ती हुई उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें 27% आरक्षण फॉलो नहीं किया गया। जो इंदिरा साहनी केस में जो फैसला है उसको फॉलो नहीं किया गया। स्पष्ट है कि सामान्य के बराबर अगर मेरिट है ओबीसी की तो वो अनरिजर्व कैटेगरी में उसको गिना जाएगा, लेकिन आप अनरिजर्व कैटेगरी से अधिक भी अगर मेरिट ओबीसी की, एससी की, एसटी की है तो उसको आप एससी, एसटी, ओबीसी के कोटे में जोड़ देते हैं और अकेले इस देश की 15% आबादी को आप 50% आरक्षण दे देते हैं, रिजर्वेशन दे देते हैं और 10% अलग से उनको आर्थिक आधार पर दे देते हैं। तो आधा आरक्षण 15% आबादी को आप दे रहे हैं और आधा जो बचता है उसमें ओबीसी को जो 27% लागू है वो 27% केवल सरकारी नौकरी में और उच्च शिक्षा में, ये 2 जगहों पर केवल लागू किया। उसके बाद जो 40 सिफारिशें बची मंडल कमीशन की उन 40 सिफारिशों को आज की तारीख में भी लागू नहीं किया गया। और आज अब सुब्रमण्यम स्वामी जी ने और भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने कहा कि हम आरक्षण को ऐसी स्थिति में खड़ा कर देंगे कि उसका रहना और न रहना, हम उसको खत्म भी नहीं करेंगे और हम ऐसी स्थिति ला देंगे कि रिजर्वेशन का इस देश में रहना और न रहना दोनों बराबर हो जाएगा। आज उसी ढर्रे पर और उसी दिशा में आज सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। सारे जो सरकारी उपक्रम हैं उन सारे सरकारी उपक्रमों को बेचा जा रहा है। रेल बेचा जा रहा है, परिवहन बेचा जा रहा है, उड्डयन बेचा जा रहा है, स्वास्थ्य बेचा जा रहा है, शिक्षा बेचा जा रहा है। सारे विभाग जो सरकारी विभाग है, भारत की सरकार कह रही है कि सरकार का काम व्यापार करना नहीं है, सरकार का काम व्यापार करना नहीं है, सरकार सारे अपने सार्वजनिक उपक्रमों को बेच देगी। इसीलिए बीपी मंडल ने कहा, एक जो सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश थी बीपी मंडल की, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण को प्रभावी किया जाए। इस पर आज हमारा कोई भी बुद्धिजीवी बोलने को तैयार नहीं। हमारा कोई भी जो रहनुमा है जिनसे हम उम्मीद रखते हैं कि ये इस पर आंदोलन चला सकते हैं, इस पर अपनी आवाज उठा सकते हैं, संसद और विधानसभाओं में बोल सकते हैं, आज इस सवाल पर कोई बोलने को तैयार नहीं। बीपी मंडल ने इसीलिए कि कल को ऐसी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं कि जब हम सार्वजनिक उपक्रम में, सार्वजनिक क्षेत्र में जब हम पिछड़ों को, एससी को, एसटी को जब रिजर्वेशन दे देंगे और वो उन्नति करने लगेंगे, ऊपर उठने लगेंगे, तो जो इस देश का प्रभु वर्ग है, जो इस देश का अभिजात्य समाज है, उसको खलने लगेगा और उनको लगने लगेगा कि जिनसे हम हजारों वर्ष तक दास्ता कराए हैं, जिनसे हम हजारों वर्ष तक श्रम करा के, मजदूरी करा के और मुफ्त में उनसे सारी चीजें लेने का काम किए हैं, वे लोग भी अब इस देश की मुख्य धारा में शामिल होते जा रहे हैं, तो वे इस देश के सार्वजनिक उपक्रमों को बेच देंगे। और जो मनु का विधान था, मनु का विधान यही तो था। आज अभी सिद्धार्थ साहब बोल रहे थे इसके पहले कि हमारे देश को आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को, लेकिन वो आजादी कुछ चंद लोगों को मिली और उन चंद, इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी कहते थे कि इस देश को जब अंग्रेज आजाद करके जाएगा तो आखिर स्वतंत्रता किसको मिलेगी, हमारे लोगों को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पहले यह निश्चित हो जाए कि हमारे लोगों को स्वतंत्रता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और आज वही चीज, जो कुछ सहूलियतें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आजादी के बाद एससी एसटी को दिलवाई, जिससे आज लग रहा है कि लगभग 10% सरकारी क्षेत्र में 10 से 12% ये एससी एसटी के लोग आज कलेक्टर से लेकर के और चपरासी तक बन रहे हैं। 1993 से जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो ओबीसी समुदाय के लोग भी आज की तारीख में 8 से लगभग 10% तक इनकी भी तादाद पहुंच गई है। तो अब उनको लग रहा है कि ये लगभग 25% जो सार्वजनिक क्षेत्र है, वो चाहे वो कलेक्टर, आईएएस, आईपीएस हो, पीसीएस हो या क्लर्क हो, टीचर हो, ऐसे क्षेत्रों में जहां पर आरक्षण लागू हो गया है, ऐसे क्षेत्रों में इनकी नुमाइंदगी अब बढ़ रही है। तो इसका उपाय यही है कि इसको प्राइवेट सेक्टर में कर दिया जाए। जो स्वतंत्रता है वह वास्तविक स्वतंत्रता इस देश के बहुजनों को नहीं मिली है। और कैसे इस देश का बहुजन समाज जिस तरीके से हजारों वर्ष तक मनु के विधान में
उन्होंने प्राविधान करके कि इस देश का जो बहुजन समाज है, जो 85% आबादी है, उस 85% आबादी को किस तरह से हम गुलाम बनाकर रखेंगे, जो उन्होंने उपक्रम किया था, आज उसी उपक्रम को फिर से लागू करने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। और ये लोग इसीलिए आज देखिए, जो हमारी सरकार है, वो सरकार कह रही है कि हमारा काम व्यापार करना नहीं है, और दो लोगों को, इस देश की सारी पूंजी, इस देश के सारे सार्वजनिक उपक्रम, आज दो लोगों को मुख्य रूप से, जिनको विमान बनाने का कोई अनुभव नहीं, सरकार की विमान कंपनी जो है वो उसको ठेका नहीं दिया जाएगा विमान बनाने का, और जिसको कोई अनुभव नहीं, अंबानी साहब को विमान बनाने का ठेका दे दिया जाएगा। तो जो इस देश का जो सार्वजनिक उपक्रम है, वो अडानी और अंबानी को, जो मनु ने कहा कि एक जाति को पढ़ने और पढ़ाने का अधिकार, एक जाति को राज करने का अधिकार, युद्ध करने का अधिकार, और एक जाति को व्यापार करने का अधिकार, और बाकी जितनी जातियां बच गई, एक जात पढ़ने पढ़ाने का काम करेगी, एक जात राज करने का काम करेगी, और एक जात व्यापार करने का काम करेगी। इन तीन जातियों के बाद इस देश की जितनी जातियां हैं, वो सारी की सारी जातियां श्रम करेंगी और सेवा करेंगी। आज की तारीख में भले ही देश हमारा आजाद है, हमारा संविधान अंबेडकरी संविधान है, हमारा संविधान समता के, इक्वलिटी के आधार पर हमारा संविधान काम करता है, लेकिन आज की तारीख में जो परिस्थितियां हैं, वो परिस्थितियां आपको बोलने पर प्रतिबंध, एक ही तरह के मामला, अगर आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं तो बरसों बरसों तक जेल, और आप जाकर के जंतर मंतर में नारा लगा रहे हैं, एक जात एक धर्म विशेष के लोगों को काटने की बात कर रहे हैं, एक जात विशेष के लोगों को मारने की बात कर रहे हैं, तो आपको दूसरे दिन जमानत मिल जाती है। तो इस देश के अंदर आपकी वाणी की स्वतंत्रता पर भी रोक लगाने का, आपके लिखने पढ़ने की स्वतंत्रता पर रोक लगाने का आ गया कि हजारों लोगों का ट्विटर अकाउंट जो है बंद कर दिया जा रहा है, जो लोग विपक्ष में लिख रहे हैं। तो जो अब सोशल मीडिया भी है, सोशल मीडिया पर भी सेंसर करने का काम इस देश में शुरू हो गया। तो पढ़ने पढ़ाने का काम आज भी, जो उच्च शिक्षा है, नीचे की प्राइमरी और जो जूनियर एजुकेशन है, इंटर तक का एजुकेशन है, माध्यमिक शिक्षा है, वहां तक तो आप पढ़ करके कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो उच्च शिक्षा है, आप देखिए, अभी मैं कल पढ़ रहा था कि मद्रास IIT का प्रोफेसर, उससे जात पूछी गई और जात के नाते उसका उत्पीड़न किया गया। इस देश की जो हमारी बेटी है वंदना कटारिया, वो जाकर के हैट्रिक लगाती है। देश में कोई महिला खिलाड़ी हैट्रिक नहीं लगाई हॉकी में, वो हैट्रिक लगाती है। उसके बाद भी, हारने के बाद उसके दरवाजे पर नंगा होकर के नृत्य किया जाता है, पटाखे छोड़े जाते हैं कि चलो, चमार के नेतृत्व में भारत की टीम जीती नहीं। इस बात पर गर्व उनको नहीं है कि उनके नेतृत्व में इस देश की टीम सेमीफाइनल तक पहुंच गई और उसने हैट्रिक लगाया। तो इस देश के अंदर पढ़ने और पढ़ाने का काम इस देश के अंदर एक वर्ग को दिया जाए। आज उच्च शिक्षा में हमारे लोगों का कहीं अता पता नहीं, ओबीसी का कहीं अता पता नहीं, कोई प्रोफेसर, कोई HOD, कोई वाइस चांसलर। देश की यूनिवर्सिटीज में आज ओबीसी समुदाय के नहीं है। SC ST वर्ग के इक्का दुक्का हैं। प्रमुख सचिव से लेकर के ज्वाइंट सेक्रेटरी तक, इन सारे पदों पर, भारत सरकार के इन सारे पदों पर आज की तारीख में ओबीसी के लोग इक्का दुक्का, SC ST के लोग इक्का दुक्का, 99% लोग प्रभु वर्ग से हैं, अभिजात्य समाज से हैं। जो हमारी न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वहां जो चीफ जस्टिस हैं, ये आरक्षण इनको अगर रिजर्वेशन दे दिया जाए नौकरी में, क्लर्क में, चपरासी में, प्रोफेसर में, मास्टर में, इन सारी चीजों में, तो इनको तकलीफ है। और 100% आरक्षण, पारिवारिक आरक्षण, जातिगत आरक्षण कॉलेजियम सिस्टम के जरिए अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में है, तो वहां योग्यता की बात है, वहां योग्यता राज कर रहा है। अभी कर दिया इन्होंने एक नया सिस्टम, मंडल कमीशन के चलते 27% ओबीसी आ रहा था IAS और IPS में, अगर 50% इन्होंने केवल एक वर्ग के लिए कर दिया, उसमें हमको नहीं डाल रहे, तो भी 27% कम से कम आ रहा था। 22.5% कम से कम SC ST आ रहा था। तो इन्होंने पिछले साल 20 पद दिया, इस साल 200 पद कम कर दिया। IAS में 20 विभागों में डायरेक्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी इन्होंने कह दिया कि SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग आवेदन नहीं करेंगे लेटरल एंट्री के जरिए, जो IAS की भर्ती की जाएगी। और 200 संख्या कम कर दिया। 20 विभागों में ज्वाइंट सेक्रेटरी, जो IAS बनने के बाद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, CDO, DM, कमिश्नर, सेक्रेटरी और फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी आप भारत सरकार बनते, लगभग अपने 15 बरस, 12 बरस, 20 बरस की सेवा के बाद आप ज्वाइंट सेक्रेटरी भारत सरकार का बनते। वो ज्वाइंट सेक्रेटरी बिना IAS का इम्तिहान दिए लेटरल एंट्री से, इस पाबंदी के साथ कि SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग उसमें आवेदन नहीं करेंगे, इन्होंने भर्ती कर दिया। जिसमें ओम बिरला साहब की बेटी हो, मनोज वाजपेयी साहब का
के भाई हों, ऐसे लोगों की नियुक्ति लेटरल एंट्री से आईएएस के रूप में कर दी जा रही है। तो मतलब सारी की सारी सरकारी नौकरियां ये खत्म कर देंगे। मंडल कमीशन की अभी 2 सिफारिशें, 1-2 सिफारिशें लागू हुई। शिक्षा को इतना महंगा कर देंगे, आप मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस में अगर पास भी हो गए तो इतनी फीस रहेगी कि इस देश का जो कमेरा तबका है, इस देश का जो SC ST OBC है, उसको आरक्षण भी दे दिया जाए। उसके बच्चे अगर एंट्रेंस एग्जामिनेशन निकाल भी लें, अभी नीट में आपने देखा किस तरीके की घपलेबाजी की जा रही थी पूरे देश के अंदर। जब बुद्धिजीवियों में उबाल आया तो इन्होंने नीट की उस गलती को जो लगातार 5-6 वर्षों से की जा रही थी और लगभग 20-21 हजार पदों को जो ओबीसी के बच्चों को मिलती मेडिकल में, MBBS में, MD में, वो 20-21 हजार पद लगभग 5-6 वर्षों में इन्होंने जनरल कैटेगरी में दे दिया। सरकारी नौकरी आप देंगे नहीं, आरक्षण निष्प्रभावी हो जाएगा। हमारे बच्चे अगर मेडिकल, MBBS और MD बन करके चौराहे पर दुकान खोल सकते थे, जिससे वो आत्मनिर्भर हो सकते थे, अपना रोजगार कर सकते थे, आप उसमें ऐसे इस तरीके का अतिक्रमण कर देंगे कि उनकी भर्ती ही ना हो सके। और 20-21 हजार पद 5-6 वर्षों में आपने ओबीसी वर्ग का आपने अनरिजर्व कैटेगरी में डाल दिया। हल्ला हुआ 5-6 वर्षों बाद तो वो गलती सुधारी गई। अगर हमारी आंखें खुली हुई नहीं हैं, अगर हम उन चीजों को नहीं समझ रहे हैं, तो इस देश के अंदर जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आजादी मिलेगी तो किसको मिलेगी और किन के हाथों में इस देश की आजादी के बाद सत्ता जाएगी। आज आजादी के इतने वर्षों बाद भी इस देश के बहुजन समाज को आजादी नहीं मिली। और मंडल कमीशन की सिफारिशों को कैसे लागू किया जाएगा जब हमारे लोग, एक तो हमारे लोग नहीं है, और जो लोग हैं वो इस देश का जो प्रभु वर्ग है, जो इस देश का अभिजात्य समाज है, उस अभिजात्य समाज का गुलाम बन करके वो मंत्री बन जाएं, वो सांसद बन जाएं, वो राज्यसभा में चले जाएं, वो मुख्यमंत्री बन जाएं, लेकिन वो सभी के सभी उनका गुलाम बन करके काम कर रहे हैं। और जो लोग कुछ स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं, वो लोग वोट की लालच में कि हमको अभिजात्य वर्ग का वोट मिलेगा कि नहीं, उसका दुलारा रह सकेंगे कि नहीं, उसके नेतृत्व में वो हमारा विरोध तो नहीं करने लगेगा कि ये तो जातिवादी, हमको जातिवादी ना कहा जाए। ये इन सारी लोभ और लिप्साओं में हमारा, जिनसे हम उम्मीद कर सकते हैं, वो लोग मौन साध लेते हैं। तो ऐसे समय में जो इस देश का बुद्धिजीवी है और ऐसे लोग जो सामाजिक न्याय आंदोलन मंच है, सामाजिक न्याय आंदोलन मंच या इस तरीके के जो भी मंच हैं, इस तरीके के जो भी बुद्धिजीवियों के संगठन हैं, समूह हैं, उनसे ही इस देश के बहुजनों को उम्मीद है। इस देश के अंदर जैसा कि नीट के ही मामले में देखा गया, 1-2 लोगों को छोड़ दिया जाए तो इस देश का जो बुद्धिजीवी था, जो इस देश का सोशल एक्टिविस्ट था, जो इस देश के पत्रकार थे, जो इस देश के छात्र थे, उन्होंने ही पूरे देश के अंदर जागरूकता अभियान और आंदोलन छेड़ने का काम किया। इस देश की जो प्रमुख पिछड़ों की, वंचितों की जो पार्टियां हैं, उन पार्टियों ने इस बात पर मौन साधे रखा कि कहीं हमसे वो जो अभिजात्य वर्ग है वो नाराज ना हो जाए। एक बड़ी भारी दुश्वारी हमारे समाज के साथ ये है कि हमारे समाज के जो रहनुमा हैं, जिनसे हम उम्मीद पाले हुए हैं, जिनके खेमे में हम खड़े रहते हैं, जिनके नेतृत्व में हम काम करते हैं, जिनको हम अपना वोट देते हैं और जिनसे हम उम्मीद रखते हैं कि वो हमारे समाज के लिए, हमारे वर्ग के लिए वो काम करेंगे और हमारा वर्गीय हित उनके नेतृत्व में सुरक्षित रहेगा, वो लोग भी भयग्रस्त हो जाते हैं। अपने समाज को एकजुट करना या अपने समाज की बहबूदी के लिए काम करना, इस सवाल पर वो लोग भी ढीले पड़ जाते हैं, उनके तेवर ढीले पड़ जाते हैं। तो आज की तारीख में जो मंडल कमीशन की सिफारिशें हैं, मंडल कमीशन की सिफारिशों को, जिसको एक बार बीपी सिंह ने लागू किया किन्हीं परिस्थितियों में 27% सरकारी नौकरियों में, और दूसरी बार मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह साहब ने उच्च शिक्षा में 27% आरक्षण को लागू किया। इन 2 सिफारिशों को, प्रमुख रूप से इन 2 सिफारिशों को इस देश के अंदर लागू किया जा सका। लेकिन उसके बाद जो बच रही है चीजें कि पदोन्नति में आरक्षण को, पिछड़ी जातियों के आरक्षण को ग्राह्य बनाया जाए, पदोन्नति में आरक्षण का हमने ही विरोध किया। जिस तरह से साइमन कमीशन आया कि इस देश के अंदर पता किया जाए कि कौन कौन जातियां, कौन कौन वर्ग, कौन कौन समूह इस देश के अंदर जातिगत घृणा के शिकार हैं या इस देश के अंदर शोषित हैं, पीड़ित हैं, उत्पीड़ित हैं, उनको अधिकार नहीं दिया गया है। वो सभी के सभी जो सामाजिक उत्पीड़न है, जो सामाजिक भेदभाव है, उस भेदभाव का कौन कौन लोग शिकार है। साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन बता दिया गया कि साइमन कमीशन तो इस देश के जो पिछड़े वर्ग हैं, इस देश के पिछड़े वर्गों को दलित बनाने के लिए, अछूत बनाने के लिए साइमन कमीशन आ रहा है। कांग्रेस के लोगों ने समझा दिया, हमारे ही लोगों ने साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगाना शुरू कर दिया। देश की आजादी के पहले, देश की आजादी के बाद भी हमारे ही लोग, मंडल कमीशन की सिफारिश कहती है, दूसरे नंबर पर मंडल साहब लिखते हैं कि पदोन्नति में आरक्षण को ग्राह्य बनाया जाए, लेकिन हम ही पदोन्नति में आरक्षण का विरोध शुरू कर देते हैं। वो लोग विरोध करें तो समझ में आता है, प्रभु वर्ग के लोग, अभिजात समाज के लोग हमारा विरोध करें तो समझ में आता है कि वो लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं कि उन पदों पर हम बैठे हुए हैं और अगर इनको विशेष अवसर, आरक्षण मिल गया, रिजर्वेशन मिल गया,
तो हो सकता है उस कुर्सी पर ये विराजमान हो जाए, लेकिन हम ही विरोध करने लगे। और जैसा कि मैंने कहा कि इस देश के अंदर जो सार्वजनिक उपक्रम है उसको आज इसी नाते कि कम से कम अभी 25% हैं, ये अगर SC ST OBC का आरक्षण लागू रहा तो ये 50% तो कम से कम हो ही जाएंगे। जो अभी 50% उन्होंने कर दिया कि अनरिजर्व को इन्होंने ये मान लिया कि ये अनरिजर्व नहीं है, ये सामान्य वर्ग के लिए, जो लोग अनारक्षित श्रेणी में हैं उनके लिए 50%। अगर हम ना आवाज उठाएं, न बात करें, अगर ना हम चैतन्य रहें तो 50% उन जातियों के लिए, हर जगह जो लोग बैठे हुए हैं इसको लागू करने की जिम्मेदारी जिसको है, ईमानदारी से वो लोग 50% उसको ट्रीट करते हैं इसी लिहाज से कि वो सामान्य वर्ग को हम दे दें, जो अनारक्षित वर्ग है उसको हम 50% दे दें और 50% में ही इनकी मेरिट बनाई जाए। लेकिन इससे भी परेशानी है उन। एक तो आपने देखा 7 वर्ष में कोई रिक्रूटमेंट नहीं, भारत सरकार ने कोई रिक्रूटमेंट नहीं किया 7 वर्ष में किसी विभाग में। 10 लाख से ऊपर पद अभी 19 में खाली थे, कोई रिक्रूटमेंट नहीं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियां हैं ढूंढ ढूंढ के बेचना शुरू कर दिया कि वो न रहेगी न आरक्षण लागू होगा। और इसीलिए मंडल साहब ने अपनी एक सिफारिश में कहा कि जो भी सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त निजी क्षेत्र हैं, निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान हैं, वहां पर आरक्षण को प्रभावी किया जाए। इसीलिए कि कल को ऐसी परिस्थिति पैदा हो सकती है तो लाइसेंस भारत सरकार देती है, उस कंपनी को चलाने के लिए फंडिंग भारत सरकार करती है, जमीन एक्वायर भारत सरकार करती है। तो सारी चीजें जब भारत सरकार कर रही है तो फिर वहां पर आरक्षण क्यों नहीं लागू होना चाहिए? और जब तक प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू नहीं होगा तब तक इस देश के सार्वजनिक उपक्रम प्राइवेट सेक्टर में बिकने से नहीं रुकेंगे। इसलिए एक सबसे बड़ा आंदोलन, सबसे बड़ी बात जो मंडल साहब ने अपनी सिफारिश में किया कि सबसे बड़ी बात जो है वो प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण को लागू करने की होनी चाहिए। जो उच्च न्यायपालिका है, उच्च न्यायपालिका में कोलेजियम सिस्टम, इस देश में आज प्रतिकार होता है, आज विरोध होता है कि मेरिट का ह्रास हो जाएगा अगर पिछड़ी जातियों को, SC ST को अगर आरक्षण दे दिया गया तो मेरिट का। अभी आपने देखा IAS का जो रिजल्ट निकला है उसमें जो EWS सवर्ण तबके को आरक्षण दिया गया, EWS सवर्ण तबके को, उनसे अधिक मेरिट OBC के है। उनसे अधिक मेरिट रखने वाले बच्चों को OBC में ट्रीट किया गया है और उनसे कम मेरिट पाकर 10% आरक्षण EWS श्रेणी को दिया गया है। और ये सवाल करते हैं मेरिट का। नीट में जितनी संख्या सरकारी मेडिकल कॉलेजों में है उसके ठीक 2 गुना MBBS, BDS, BMS, BUMS, BHMS इसका है, ठीक 2 गुना। और वहां पर 0 अंक प्राप्त करने पर भी 1 साल में 1 करोड़ रुपया खर्च करिए, आप MBBS बन जाएंगे। किस बहुजन की हैसियत है 1 करोड़ रुपया खर्च करने की? वो सारे के सारे डॉक्टर कहते हैं कि अगर मेडिकल क्षेत्र में आरक्षण दे दिया गया तो ये आरक्षित श्रेणी वाले पेट में ही कैंची और रुई छोड़ के चले आएंगे। और सरकारी मेडिकल कॉलेजों के ठीक दूना प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की सीट है और वहां संपूर्ण अभिजात्य वर्ग के लोग ही पैसा दे करके 0 अंक पाने के बाद भी नीट में और वहां पर दाखिला ले रहे हैं। तो कम से कम हम तो 40% पाके सेलेक्ट हो रहे हैं और आप 0 अंक पा करके प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों से आप MBBS बन जा रहे हैं, BMS बन जा रहे हैं, BDS बन जा रहे हैं, BUMS बन जा रहे हैं, BHMS बन जा रहे हैं, MD हो जा रहे हैं। वहां पर मेरिट का ह्रास नहीं है। रुई और कैंची जो आरक्षित श्रेणी से 40% कम से कम पाकर और सबके बराबर मार्क्स ला के पास होकर के जो MBBS करेगा वो रुई और कैंची छोड़ के चला आएगा और जो 1 करोड़ रुपया दे करके और 0 अंक पा करके मेडिकल में जाएगा वो योग्य होगा, इसलिए कि जाति से वो अभिजात्य है, जाति से वो श्रेष्ठ है, कथित रूप से श्रेष्ठ है। तो आज जो मंडल कमीशन की जो बाकी सिफारिशें, मंडल साहब ने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण को ग्राह्य बनाया जाए, आज की तारीख में लागू नहीं है। मंडल साहब ने कहा कि रोस्टर प्रणाली जिस तरीके से SC ST के लिए अपनाई जाती है उसी तरीके से OBC के लिए भी रोस्टर प्रणाली अपनाई जाए। मंडल साहब ने कहा कि जो भी निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान हैं और सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त हैं, वित्तीय सहायता प्राप्त हैं, उन सारे प्राइवेट प्रतिष्ठानों में, उन निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में भी आरक्षण को लागू किया जाए। मंडल साहब ने अपनी सिफारिश में कहा कि जो पिछड़ी जात के बच्चे हैं उन पिछड़ी जात के बच्चों के ट्यूशन फीस में छूट की जाए, उनको किताब और कपड़ा मुफ्त दिया जाए, उनको दोपहर का भोजन मुफ्त दिया जाए, उनको छात्रावास की सुविधा दी जाए और उनको वजीफा का इंतजाम किया जाए। ये सिफारिश जो बीपी मंडल साहब ने किया, ये सिफारिश आज की तारीख में निष्प्रभावी है। बीपी मंडल साहब ने वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र जो है वहां पर भी और जो व्यवसायिक संस्थान है, बीपी मंडल साहब ने कहा कि वहां पर सख्ती के साथ आरक्षण को लागू किया जाए। बीपी मंडल साहब ने लघु और मझोले उद्योग लगाने के लिए इस देश के पिछड़ी जातियों को वित्तीय सहायता देने की वकालत किया, सिफारिश किया। बीपी मंडल साहब ने कहा कि जो इस देश के अंदर बंजर है या ऐसी भूमि है जिस भूमि पर कृषि नहीं की जाती है, बेकार पड़ी हुई भूमि है, ऐसी भूमि को जो इस
इस देश के अंदर भूमिहीन ओबीसी वर्ग है, उस भूमिहीन ओबीसी वर्ग को भी पट्टा दे करके उनको आवंटित किया जाए। बीपी मंडल साहब ने पिछड़ा वर्ग विकास निगम बनाने की वकालत किया। बीपी मंडल साहब ने राज्य और केंद्र स्तर पर पिछड़ा वर्ग मंत्रालय बनाने की बात किया, लेकिन इसको भी बेहोश रखा गया है। अगर कहीं बन भी गया है तो उसको कोई अधिकार नहीं है। बीपी मंडल साहब ने ओबीसी तबके के लिए अलग से बजट की, भारत सरकार अलग से बजट का इंतजाम करे ओबीसी के तरक्की के लिए, ओबीसी को सहयोग देने के लिए। बीपी मंडल साहब ने सहकारी समितियां, व्यवसायिक ग्रुपों की सहकारी समितियां बनाने की वकालत किया पिछड़े वर्गों के लिए, और पृथक वित्तीय संस्थाएं बनाने की वकालत किया। और उन्होंने कहा कि 20 वर्ष के बाद जो भी योजनाएं लागू की गई हैं उन योजनाओं की 20 वर्ष के बाद समीक्षा, 20 वर्ष तक कंटिन्यू वो चलते रहना चाहिए। तो ये मंडल कमीशन की जो मोटा मोटी 40 सिफारिशें हैं, उन 40 सिफारिशों में सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण और उच्च शिक्षा में 27% आरक्षण, एक को बीपी सिंह जी ने लागू किया, एक को अर्जुन सिंह जी ने लागू किया। दोनों लोगों ने किन्हीं परिस्थितियों में इन 2 सिफारिशों को लागू किया। बाकी सिफारिशें आज की तारीख में भी निष्प्रभावी हैं, लागू नहीं है। तो भारत का इतना बड़ा समूह, इस देश के अंदर जो इस देश का वंचित समाज है, जो वंचित समूह है, जिसको शिक्षा से, जिसको रोजगार से, जिसको सम्मान से, जिसको सामाजिक दृष्टिकोण से इस देश के अंदर हजारों बरस से दबा करके, सता करके रखा गया। देश की आजादी के बाद उसके लिए अगर भारत के संविधान में इस देश के निर्माताओं ने अगर उसके लिए कुछ विशेष रियायत, कुछ विशेष सहूलियत देने का अगर प्राविधान किया तो आज की तारीख में उस पर उंगली उठती है। लेकिन ये लोग जो हजारों बरस से इन्होंने अपना आरक्षण कायम रखा है, आरक्षण से इनको दिक्कत है। लेकिन जो सबसे बड़ा आरक्षण इस देश के अंदर है वो जाति का आरक्षण है। जात का आरक्षण खत्म कर दो, किसी तरह के आरक्षण की जरूरत नहीं है। लेकिन दक्षिण भारत का एक जस्टिस कहता है कि ब्राह्मण इस देश का उच्च कुल में पैदा हुआ, राज करने के लिए आया हुआ समूह है। हाई कोर्ट का जस्टिस कहता है कि ब्राह्मण इस देश में राज करने के लिए इस देश में पैदा हुआ है और उसकी योग्यता के सामने जो तुलसीदास ने कहा कि पूज्य विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा, उसी को आज की तारीख में भी कहा जा रहा है। अंबेडकर साहब की मूर्ति अगर कहीं लग जाए तो उस पर दिक्कत है, और राजस्थान के हाई कोर्ट के परिसर में मनु की मूर्ति लगा दी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जिसने इस देश के अंदर असमानता को, जिसने इस देश के अंदर जाति व्यवस्था को, जिसने इस देश के जिसके अंदर वर्ण व्यवस्था को, जो इस देश के लिए कोड है, उसको जन्म दिया, उस मनु की मूर्ति राजस्थान के हाई कोर्ट के परिसर में खड़ी है। हम आजादी का जश्न मनाएंगे, 15 अगस्त कल है, झंडा फहराएंगे। निसंदेह कोई नहीं चाहता था कि अंग्रेज इस देश पर राज करें और अंग्रेज इस देश में रहें, लेकिन सवाल इस बात का था कि अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश पर राज कौन करेगा। और बाबा साहब अंबेडकर जो कहते थे कि हम गुलामों के गुलाम हैं, इसलिए हमारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, अंग्रेज हमको छोड़ के चला जाएगा, अंग्रेज इस देश को आजाद करके चला जाएगा, फिर भी हम गुलाम रहेंगे। आजाद तो वो होंगे जिन गुलामों के हम गुलाम हैं, वो गुलाम आजाद हो जाएंगे, अंग्रेजों के जो गुलाम हैं। लेकिन हम तो अंग्रेजों के गुलामों के गुलाम हैं, और आज भी इस देश के अंदर उन गुलामों के हम गुलाम हैं। इस देश का बहुजन समाज आज भी उन गुलामों का गुलाम है। आज भी कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन कहीं ना कहीं जाति के आधार पर छुआछूत, भेदभाव, मारपीट, लिंचिंग और हत्या नहीं हो रही। कहीं मूछ रखने के लिए हत्या, कहीं नुकीला जूता पहनने के लिए हत्या, कहीं चमकीला कोट पहनने के लिए हत्या, कहीं घोड़ी पर चढ़ने के लिए हत्या, कहीं कुर्सी पर बैठने के लिए मार पिटाई, कहीं घड़े से पानी पीने के लिए मार पिटाई, कहीं हैंडपंप छू देने के लिए मार पिटाई। कोई ऐसा दिन नहीं बचता देश के किसी न किसी कोने में। और ये उजागर जो घटनाएं होती हैं, ये दशमलव में उजागर होती हैं। अगर देश के अंदर 100 घटनाएं जातिगत लिंचिंग की हो रही हैं, जातिगत उत्पीड़न की हो रही हैं, जातिगत भेदभाव की हो रही हैं, तो उसमें 100 में कहीं एक आध घटनाओं को हिम्मत करके कोई सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर ला पाता है, अन्यथा वो सारी की सारी दबा दी जाती हैं जो जाति के आधार पर लिंचिंग होती है इस देश के अंदर। तो जो आपने सबसे बड़ा आरक्षण ले रखा है, जाति का आरक्षण, कि पूज्य विप्र सकल गुणहीना, पूज्य विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। आप चाहे जितने योग्य हों, आप पूजनीय नहीं है, आपका सम्मान नहीं है। आपको अहिरा, लोहरा, कुहरा, तेलिया, धुसदा, चमरा, डोमुआ, धोबिया, इन्हीं शब्दों से आपको संबोधित किया जाएगा। आज भी चाहे आप जितने योग्य हों, जितने बड़े पद पर बैठे हों, और वो चाहे जितना अयोग्य हों, वो चाहे जितने गरीब हों अर्थ के दृष्टिकोण से, लेकिन उनको पंडित जी, बाबू साहब, मोदी जी, इन्हीं संबोधनों से संबोधित किया जाएगा। इसलिए कि वो जो जाति की उत्कृष्टता का, जाति की सर्वोच्चता का जो आरक्षण उन्होंने
ले रखा है, इससे बड़ा आरक्षण दुनिया में कोई नहीं है। जगजीवन बाबू देश के रक्षा मंत्री रहे, उप प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने पंडित संपूर्णानंद की मूर्ति का अनावरण कर दिया, उसको गंगा जल से धुल दिया गया, इसलिए कि चमार ने उस मूर्ति को, जबकि पंडित संपूर्णानंद भी जाति से कायस्थ थे और कायस्थ को भी हिंदू शास्त्र शूद्र मानते हैं। कायस्थ जाति को भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के राष्ट्रपति हो गए, उनको कहा गया कि नहीं, आप तब तक पवित्र नहीं होंगे जब तक आप जो है काशी में आकर के और 500 ब्राह्मणों का आप पैर नहीं धोएंगे और आचमन नहीं करेंगे। देश के राष्ट्रपति थे, तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष थे, देश के प्रथम नागरिक थे। रामनाथ कोविंद साहब देश के प्रथम नागरिक हैं, तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष हैं। और पुरी के मंदिर में वो गए तो पुरी की मंदिर में उनको धक्का दिया गया, उनकी पत्नी को धक्का दिया गया। उज्जैन के मंदिर में उनको सीढ़ी पर बैठा करके और उनसे पूजा कराया गया। तो जो जाति की श्रेष्ठता का आरक्षण है, जाति की श्रेष्ठता के आरक्षण को नहीं खत्म करेंगे, उससे परेशानी नहीं है, इसलिए कि उसमें उनको सम्मान मिल रहा है। और जब इस देश के वंचित तबकों को अधिकार देने की बात आएगी तो वहां आपकी मेरिट प्रभावित होने लगेगी। मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू न होने पाए, एससी एसटी को आरक्षण न मिलने पाए। लेकिन जब हम कहेंगे कि जात को खत्म कर दो, तो जाति नहीं खत्म होनी चाहिए, इसलिए कि वह आरक्षण आपका लागू रहना चाहिए। लेकिन इस देश के पिछड़ों का, इस देश के दलितों का, इस देश के वंचितों का, जो आजादी के बाद अभी कितने बरस हुए, 1000 बरस से आपने सारे अधिकार ले रखे थे, संपत्ति का, शिक्षा का, खेती का, व्यवसाय का, रोजगार का, राजसत्ता का सारा इस देश का सारा अधिकार, संपूर्ण पूंजी सत्ता, समृद्धि, सम्मान, सब पर आपने आरक्षण ले रखा था 3 जातियों ने, तो कोई परेशानी नहीं थी। और देश की आजादी के बाद अभी भी 50 आप ले रहे हैं, और 50 में इस देश की 85% आबादी को, चाहे वो मंडल कमीशन के जरिए, चाहे वो 341 और 342 आर्टिकल 341 और 342 के जरिए, अगर उनको थोड़ा प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है तो आपको परेशानी है। तो मैं जो इस देश के अंदर अभी जो चल रहा है, एक बार पिछली सरकार के समय बहस हुआ कि जातिवार जनगणना कराई जाए और जिसकी सारी बीमारी खत्म हो जाएगी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जो जितनी तादाद में है उसकी आप गणना कर लीजिए और उसको उतना अधिकार दे दीजिए, सारी बीमारी खत्म। तो आप जाति की जनगणना नहीं कराएंगे, जाति की गणना नहीं कराएंगे, आप पशु की गणना कर लेंगे, आप शेर की गणना कर लेंगे, आप हिरण की गणना कर लेंगे, आप गिद्ध की गणना कर लेंगे, आप सबकी गणना कर लेंगे, लेकिन इंसान का, जिसके जरिए इस देश के वंचित तबकों को अधिकार मिलना है, उसका गणना नहीं करेंगे। इसलिए कि सारे अधिकारों पर आप कुंडली मार के बैठे हुए हैं और 1000 बरस से बैठे हुए हैं, एक दिन से नहीं बैठे हुए, 1000 बरस से बैठे हुए हैं। और अगर थोड़ी सी सहूलियत दी जाती है तो आप रेल तोड़ने लगते हैं, आप बस तोड़ने लगते हैं, आप अपने आप को जलाने लगते हैं, आत्मदाह करने लगते हैं, देश के संविधान को बदलने की बात करने लगते हैं, देश के संविधान को जंतर मंतर पर खड़ा होकर जलाने लगते हैं, अंबेडकर साहब की मूर्तियां तोड़ने लगते हैं, इस देश के बहुजन महापुरुषों को गालियां देना शुरू कर देते हैं, जिन लोगों ने इस देश में सामाजिक न्याय आंदोलन को मजबूत बनाने का काम किया। अगर आपके ही वर्ग का कोई व्यक्ति अगर उसको छेड़ देता है तो उसको मानसिंह की औलाद बोलने लगते हैं, उसको राजा नहीं फकीर है, भारत की तकदीर है बोलते हैं, और फिर राजा नहीं रंक है, देश का कलंक कहना शुरू कर देते हैं। और बाकी तो जो हुआ रामनरेश यादव जी, कर्पूरी ठाकुर जी के साथ, मंडल कमीशन अभी नहीं बना था, लेकिन जो राज्यों को अधिकार है 15/4, 16/4, इनके जरिए कि आप जो है अपने प्रदेश के अंदर चाहें तो जो आपके वहां जो वंचित समूह है उनको आप अपने तय सर्वे करके और विशेष सहूलियतें दे सकते हैं, जिसके तहत कर्पूरी ठाकुर जी ने बिहार के अंदर और रामनरेश यादव जी ने यूपी के अंदर देश की पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने का काम किया। तो आप नारा लगाना शुरू कर देते हैं कि कर्पूरी कर्पूरा, गद्दी छोड़ो उठाओ छुरा, मतलब वो हजाम है तो जाकर हजामत बनाए, मुख्यमंत्री पद पर न है, रामनरेश वापस जाओ, लाठी लेकर भैंस चराओ। तो ये आपकी मानसिकता है, आप जाति की श्रेष्ठता के आरक्षण को त्यागना नहीं चाहते, और उसकी बदौलत आप मंदिरों के महंत रहेंगे, आप धर्माचार्य रहेंगे, आप जगत गुरु रहेंगे, शंकराचार्य रहेंगे, आप वाइस चांसलर रहेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जस्टिस और चीफ जस्टिस रहेंगे, आप देश के सारे बड़ों पदों पर जाति के आधार पर रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई चपरासी भी बन गया एससी एसटी ओबीसी से तो आपको परेशानी है कि मेरिट प्रभावित हो रही। लेकिन जो इस देश का ओबीसी है, सबसे कठिन स्थिति ओबीसी के साथ है। 13 पॉइंट रोस्टर आया तो भी ओबीसी को जितनी मजबूती से लड़ना चाहिए, ओबीसी ने उस संघर्ष को उतनी मजबूती से लड़ने का काम नहीं किया। नीट का मामला था, ओबीसी को नीट में आरक्षण नहीं मिल रहा था, ओबीसी को जितनी मजबूती से लड़ना चाहिए ओबीसी ने नहीं लड़ा। मंडल कमीशन की जो शेष सिफारिशें हैं, हम ये देख लेते हैं कि इस देश में प्रचारित किया जाता है कि इस देश के अंदर ओबीसी के मिनिस्टर 27 बना दिए गए, प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर ओबीसी के मिनिस्टर 6 बना दिए गए, जो बढ़ोतरी की जा रही है उसमें।
तो मिनिस्टर आपने बना दिया, वो तो गुलाम है। मिनिस्टर बनने से इस देश के किसी के मुख्यमंत्री बन जाने से, किसी के सांसद बन जाने से, किसी के मिनिस्टर बन जाने से इस देश की पिछड़ी जातियों की सेहत पर क्या असर पड़ने वाला है? इस देश की पिछड़ी जातियों के सेहत पर असर, उनको, उनके वर्ग को जब अधिकार मिलेगा, उनके समूह को जब अधिकार मिलेगा तो उनकी सेहत पर असर पड़ेगा। भूपेंद्र यादव जी मिनिस्टर बन जाए, उससे किस यादव का भला हो जाएगा? अनुप्रिया पटेल जी मिनिस्टर बन जाए, उससे किस पटेल का भला हो जाएगा? उनका परिवार संतृप्त हो जाएगा, यह संभव है। लेकिन जो शेष समूह है, उस समूह को कौन सा लाभ हो? और वहां जाकर जो गुलामी के दस्तावेज हैं, पिछड़ों के, दलितों के जो गुलामी के दस्तावेज हैं, उन गुलामी के दस्तावेजों पर आप हस्ताक्षर बनाएंगे। तरक्की तब होगी पिछड़ी जातियों का, जब पिछड़ी जातियों को अधिकार दिया जाएगा, उनको अधिकार संपन्न बनाया जाएगा। और वो अधिकार संपन्न तभी बनेंगे जब मंडल कमीशन की संपूर्ण सिफारिशें लागू। और मंडल कमीशन की संपूर्ण सिफारिशों को लागू करने के लिए जब तक कोई आवाज नहीं उठाता है, वो हमारे वर्ग का मिनिस्टर, वो हमारे वर्ग का सांसद काहे बात का? इसलिए कि जो चीजें हमारे संविधान में हैं और संविधान के तहत बने हुए कमीशन ने जिन चीजों को हमको दिया है, उन चीजों को आप अगर लागू नहीं कर पाते हैं तो किस बात के पिछड़ा हितैषी और किस बात के पिछड़े वर्ग के मिनिस्टर? लेकिन हमारे अंदर, पिछड़े वर्गों के अंदर वर्गीय चेतना नहीं है, जो सबसे बड़ी दुश्वारी है। हम जातीय चेतना में काम करते हैं, हमारे अंदर वर्गीय चेतना नहीं है। हम ये देखते हैं कि हमारी जाति का मंत्री कौन बन गया, हमारी जाति का मुख्यमंत्री कौन हो गया, इतने से ही हम संतुष्ट हैं। हमको इस बात की चिंता नहीं है कि हमारे वर्ग को, जो हमारे पीछे खड़ा हमारा विशाल समूह है उपेक्षित वंचित, उस उपेक्षित वंचित समाज को क्या मिल रहा है। और हमें दिखा दिया जा रहा है कि तुम्हारे जाति का हमने ये मंत्री बना दिया, तुम्हारी जात का हमने सांसद बना दिया, और हम अपनी जात के सांसद, अपने जाति के मंत्री के वहां जाते हैं, उसने एक कप चाय पिला दिया, हम संतुष्ट हैं कि हमको तो हमारे मंत्री ने पूछ लिया, चाय पिला दिया। लेकिन हमारे अधिकारों को एक एक करके कुंद किया जा रहा है, हमको अधिकार दिया नहीं जा रहा, और जो अधिकार मिले हैं उन अधिकारों को कुंद किया जा रहा है, भोथरा किया जा रहा है, उनको खत्म किया जा रहा है। और जब तक हमारा जो बुद्धिजीवी तबका है, जो पिछड़े वर्गों का बुद्धिजीवी, क्योंकि जो इस देश का जो SC/ST वर्ग है, मैं इस देश के OBC समाज से अधिक मिशनरी और अधिक सजग मैं उनको मानता हूं। लेकिन वहां भी एक जो जातीय कुंठा हमारे अंदर है कि हम SC/ST से हम श्रेष्ठ हैं, इसलिए हम SC/ST को अपना अगुआ कैसे मान ले। हमारे तमाम लोगों से बात होती है, तो एक जो जातीय कुंठा, जो मनु ने सीढ़ी नुमा जाति व्यवस्था बना दिया, 7,000 जातियों का, सछूत अछूत शूद्र, और सछूत अछूत शूद्रों में भी जो सीढ़ी नुमा, चाहे वो दलित हो चाहे वो बैकवर्ड हो, सब में सीढ़ी नुमा एक कैटेगरी बना दिया कि डोम से धरिकार बड़ा, धरिकार से चमार बड़ा, चमार से दुसाद बड़ा। उसी तरह से तमाम जातियां, तेली से कुर्मी बना, कुर्मी से कोयरी बड़ा, कोयरी से अहिर बड़ा, अहिर से कोई और बड़ा। ऐसे जो उन्होंने एक ये श्रेणी बना दिया, उस श्रेणीगत विभाजन के हम शिकार हैं। और उस शिकार के चलते न हमारे अंदर एकता आती है, और हम न, जो मानसिक विकार हमारा है कि हम कैसे SC/ST जो हमसे अधिक अगर सजग है और हमारे साथ वो संघर्ष करने को तैयार है हमारे मुद्दों पर, हम उसके नेतृत्व में खड़े कैसे, ये एक बड़ी भारी दिक्कत है। और जब तक, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में कि जिस दिन इस देश का दलित और पिछड़ा एकजुट हो गया, उस दिन पंडित गोविंद बल्लभ पंत जैसे लोग इनके जूते की फीतियां बांधने में गर्व महसूस करेंगे। जब तक इस देश का पिछड़ा और दलित अपने जातिगत मनोविकार को त्याग करके दोनों एकजुट नहीं होगा, इस देश के जो अभिजात हुक्मरान हैं वो हमको पशुवत हाँकते रहेंगे, हमारे अधिकारों पर डांका डालते रहेंगे, और हमारे अधिकारों को छीनते और हमारे अधिकारों को बेहोश करते रहेंगे। हम, वो चाहे मंडल कमीशन हो और चाहे इस देश के SC/ST का अधिकार हो, उन सबको बचाने के लिए ही लगातार लड़ते रहेंगे। हम जब तक इकट्ठा नहीं होंगे और इकट्ठा होकर हम राजसत्ता पर काबिज नहीं होंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, तब तक हम मांगने की स्थिति में जब तक रहेंगे, तब तक हमारे साथ अन्याय होता रहेगा। और हम देने की स्थिति में तब तक नहीं आ सकते हैं जब तक हम इकट्ठा नहीं होंगे। लेकिन यहाँ तो जातियां बटी हुई हैं, जातियों की पार्टियां बनी हुई हैं, और जातियां और जातियों की पार्टियां और उनके नेता वो अपने स्वार्थ में अपनी अपनी जातियों को हाँक रहे हैं, जिससे चाहे वो मंडल कमीशन हो या संपूर्ण जो समता का, सामाजिक न्याय का मूवमेंट है, वो पूरा का पूरा कुंद हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। इसलिए जो इस देश का जो बहुजन समाज का बुद्धिजीवी है, SC/ST OBC माइनॉरिटी से जो भी इस देश का बुद्धिजीवी है, जो सजग छात्र है, विद्यार्थी है, जो रिसर्च स्कॉलर है, जो सोशल एक्टिविस्ट है, ऐसे लोगों को सामने आना पड़ेगा। ऐसे लोगों को, आंदोलनों को और ऐसे वैचारिक आंदोलनों को गति देना पड़ेगा,
कि हम वास्तविक स्वतंत्रता जो हमारे पुरखों की सोच थी, बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर, पेरियार से लेकर, फुले से लेकर, जो भी इस देश के बहुजन मनीषी हुए हैं, ललई सिंह यादव से लेकर, रामस्वरूप वर्मा, महाराज सिंह भारती से लेकर, जितने लोग भी, जगदेव बाबू से लेकर, जितने लोग भी इस देश के बहुजन समाज की तरक्की के लिए, बहुजन समाज के हितार्थ जो लोग भी सोचने वाले इस देश के बहुजन मनीषी हुए हैं, उनके सपनों को साकार करने के लिए हम सभी लोगों को सजग होकर के आगे काम करना होगा। अन्यथा हम गुलामों के गुलाम थे, अब अंग्रेजों के गुलामों के गुलाम हम हैं। पहले अंग्रेजों के कुछ लोग गुलाम थे और उनके हम गुलाम थे, आज वो लोग तो स्वतंत्र हो गए, लेकिन आज भी हम उन अंग्रेजों के गुलामों के गुलाम हैं और वो हमको अपने हिसाब से हाँक रहे हैं। इस देश का जो संविधान है और इस देश की जो संविधान की मंशा थी कि इस देश के संपूर्ण वंचित समूहों को समता, इक्वलिटी दी जाए और उनको हर क्षेत्र में उनको भी अधिकार संपन्न बनाया जाए, आज उसी पर डाका पड़ रहा है। और जो नई सरकार है वो वर्तमान समय में परोक्ष रूप से मनुस्मृति के सिद्धांतों को, मनु के विचारों को हम पर थोपने की साजिश चल रही है। और अगर इससे हम सतर्क नहीं हुए, क्योंकि सारे सार्वजनिक उपक्रम प्राइवेट सेक्टर में दिए जा रहे हैं, जहां हमारा और कहा जा रहा है कि आप आत्मनिर्भर बनिए, और उसके लिए जगह जगह इन्होंने खोल दिया जातिगत पेशे कौशल विकास योजना कि आप जिस जाति के हैं, आप कौशल विकास योजना के तहत अपनी जात के पेशा की ट्रेनिंग लीजिए, सरकार से कर्जा लीजिए और आप अपनी अपनी जात के पेशे को अपनाइए। अब सरकार आपको कोई रोजगार देने वाली नहीं है, तो आप फिर से उसी जगह पर पहुंचाने की कवायद शुरू हो गई है कौशल विकास योजना के तहत कि सारे सरकारी उपक्रम प्राइवेट सेक्टर में। अब आपको कोई सरकारी नौकरी, आईएएस, आईपीएस, लेटरल एंट्री से सरकारी उपक्रम प्राइवेट सेक्टर में, और कौशल विकास योजना के जरिए अपनी जात की पेशा का ट्रेनिंग लीजिए और अपनी अपनी जात के पेशे को अपनाइए। और फिर से 1000 बरस पहले का जो इंतजाम था इस देश के अंदर कि जिस जात के आप हैं उस जात के पेशे को करिए, और उस जात के पेशे को करके बाकी जो अभिजात्य वर्ग हैं, जो प्रभु समाज है, उस प्रभु वर्ग को ले जा करके आप दूध पहुंचाइए, मछली पहुंचाइए, फल पहुंचाइए, सब्जी पहुंचाइए, अनाज पहुंचाइए, सारी चीज़ें जो जिस जाति का पेशा था उस जाति का पेशा करिए और उनकी सेवा में लगे रहिए, सन्नद्ध रहिए। आज उसी मुकाम पर फिर से इस देश को पहुंचाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं, जिससे हम सभी लोगों को सतर्क रहना होगा और सतर्क रह करके इस दिशा में हमको काम करना होगा और अपने समाज को जगाना होगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।